आज बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमित शाह की मौजूदगी में बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे कोलकाता में ये मीटिंग होगी और इस बैठक में बीजेपी के विधायक भी शामिल होंगे और आज ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी, लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। और इन सब के बीच जिस तरीके से उनके पीए की हत्या कर दी गई, उसके बाद उनके सख्त तेवर और नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल में कानून को स्थापित करके रहेंगे। इन तमाम बयानों से समझा जा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी और वो कैसे इस रक्त रंजित राजनीति को पूरी तरीके से बंगाल से जड़ से खत्म कर देंगे। हालांकि अभी तक नाम की पुष्टि नहीं हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2 दिन इंतजार करने के बाद राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया और अब आज विधायक दल की बैठक होनी है और ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और कल 9 मई ऐतिहासिक दिन जहां पर बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देर रात मीटिंग भी हुई है और उसको लेकर चर्चा भी की गई है कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा हो जिसके हाथों में बंगाल की कमान हो। हालांकि लगभग शुभेंदु अधिकारी का नाम तय माना जा रहा है। 3 बजे जब ये बैठक होगी तो धुंधली सी तस्वीर तब साफ हो जाएगी। लेकिन ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और उसके बाद अब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी लगातार कई बड़े आरोप लगा रही है और कह रही है कि मैं नैतिक रूप से जीती हूं, मुझे हराया गया है, बीजेपी ने 100 सीटों की चोरी की है और तमाम तरीके के बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए और कहा गया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है और ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। तो अलग अलग नाम जो इस रेस में आगे चल रहे हैं, इन नेताओं के नाम कौन कौन से हैं, हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि कौन आखिरकार बंगाल के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। शुभेंदु अधिकारी, बड़ा नाम, पावरफुल चेहरा, जमीन पर पकड़ मजबूत है। नेटवर्क की बात करें तो 2021 में ममता को नंदीग्राम से पटकनी दी थी और इस बार तो आप देखिए भवानीपुर में भी चारों खाने चित कर दिया। वो भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ था और इसने बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के कद को और बढ़ाया है। नेता विपक्ष के तौर पर 5 साल संघर्ष किया, ममता की आक्रामकता का माकूल जवाब दिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरा है। बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व को भी उन्होंने बहुत धार दी और बंगाली मूल वाली राजनीति में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। और अब बात दिलीप घोष की। पार्टी मजबूत करने वाले नेताओं में शामिल है दिलीप घोष। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष वो रह चुके हैं और लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं और टीएमसी के खिलाफ हमेशा कड़ा रुख उन्होंने अपनाया है। खड़गपुर सदन से बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। अगला नाम है प्रदेश अध्यक्ष सविक भट्टाचार्य का। राज्य बीजेपी के विस्तार में बड़ी उनकी भूमिका है। नई पुरानी पीढ़ी में तालमेल बैठाने वाले बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका पुराना नाता है और 3 बार बीजेपी के महासचिव भी वो रह चुके हैं। बूथ प्रबंधन, चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं। बीजेपी का शालीन और शिक्षित चेहरा भी उनको माना जाता है और सबको साथ लेकर चलने वाला एक बड़ा नेता उनको समझा जाता है। महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। महिला उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल रेस में सबसे आगे है। बीजेपी के बेबाक नेताओं में इनकी गिनती होती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संघर्ष इन्होंने किया है। टीएमसी के महिला वोट बैंक में सेंध भी लगाने में कामयाब हुई हैं। आसनसोल दक्षिण सीट पर करार रखी। बीजेपी ने बंगाल में पार्टी उपाध्यक्ष उनको बनाया है। बीजेपी महिला सीएम चुने तो चांस उनको मिल सकता है। अगर मुख्यमंत्री महिला होती है तो एक बड़ा नाम अग्निमित्रा पॉल का हो सकता है। दूसरा नाम जो लिस्ट में है वो है रूपा गांगुली का। बीजेपी महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष रही हैं। संदेश खाली कांड के खिलाफ मुहिम उन्होंने चलाई और ग्राउंड लेवल पर लंबे समय तक उन्होंने काम किया। सोनारपुर साउथ से टीएमसी के खिलाफ जीत भी हासिल की। किसी विवाद से कभी उनका नाम नहीं जुड़ा है। उनकी छवि को ये बिल्कुल साफ रखता है। टीवी सीरियल महाभारत से बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हुई। शहरी और ग्रामीण वोटर से उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। बीजेपी महिला सीएम चुनती है तो उनको भी चांस मिल सकता है। तो ये वो बड़े नाम जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन जब आज अमित शाह की अगुवाई में 3 बजे बैठक होगी तो नाम पर मुहर लग जाएगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। पल पल की अपडेट्स हम आपको बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल में सियासी खींचतान खत्म हुई।
राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है। ममता बनर्जी ने अभी तक हालांकि इस्तीफा नहीं दिया है। अपनी सीट हारने के बाद, बहुमत हासिल न करवाने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उनका बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप था कि धांधली की गई है, धोखाधड़ी से जीत हासिल की गई है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसे में राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया। तो वहीं बड़ी जानकारी, बंगाल में अब सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की है देर रात। पश्चिम बंगाल को लेकर देर रात ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बंगाल के 2 नेता भी मौजूद रहे हैं। तो देखिए, पहले ये बड़ी बैठक और आज एक और बड़ी बैठक जिसमें नाम का ऐलान हो जाएगा। लगभग जो चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभवतः हुई होगी गृह मंत्री की बैठक में, 2 नेता और बंगाल के मौजूद रहे होंगे, उसमें नाम तो तय हो गया होगा। बस अब औपचारिकता जो है वो यहाँ पर मुहर लगाने भर की है। 3 बजे जब बैठक शुरू होगी और कुछ ही देर में उस नाम से भी पर्दा उठ जाएगा जो पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर एक व्यक्ति ने 15 साल बाद बाल कटवाए क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक टीएमसी सत्ता में है वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। और आखिरकार उनका 15 साल का इंतजार खत्म हो गया। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम बनेश्वर बर्मन है और वो अपना सिर मुंडवा रहे हैं। आपको लगेगा कि इसमें अनोखी बात क्या है, कोई इंसान अपने बाल ही तो कटवा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि बनेश्वर बर्मन ने 2011 से अपने बाल नहीं कटवाए हैं क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक टीएमसी सत्ता में है वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 15 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। ये बात साल 2011 की है जब लेफ्ट फ्रंट सरकार घिरी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। तब बनेश्वर बर्मन ने वादा किया कि जब तक तृणमूल सरकार सत्ता में है मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। इस वादे को उन्होंने 15 साल तक निभाया। 4 मई को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बनेश्वर बाबू खुशी से झूम उठे और खुशी के उस पल को यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपने घर के पास सिर मुंडवाकर अपना वादा पूरा किया। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बनेश्वर बाबू का दावा है कि पिछले 15 सालों में उनके परिवार ने कोई विकास नहीं दिखा है, इसलिए वो इस राजनीतिक बदलाव का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पश्चिम बंगाल में सरकार को लेकर जद्दोजहद लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक की। 2 बंगाल के नेता भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे। समझा ये जा रहा है कि जो नाम यानी कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो लगभग तय है क्योंकि बातचीत हो चुकी है प्रधानमंत्री से। लेकिन आज जो बैठक होनी है उसमें भी चर्चा होगी। 3 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। तो ये बड़ी खबर, गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक की जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और आज भी बैठक जो होने वाली है वो भी बेहद महत्वपूर्ण। 3 बजे ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक होनी है और तमाम बीजेपी के विधायक भी उसमें मौजूद होंगे और उसी बैठक में पर्दा उठेगा उस चेहरे से जो मुख्यमंत्री होगा। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिलने वाला है। जो बदलाव, जो परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती थी वो धरातल पर दिखने वाला है। ऐसे में बंगाल का अधिकारी कौन होगा ये बड़ा सवाल है। हालांकि लगभग शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से वो तय नाम माने जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की कमान को संभालेंगे। लगातार आक्रामकता के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी और इस बार तो उनका गढ़ भवानीपुर भी उनके हाथों से छीन लिया। बम्पर जीत के साथ वो दम भर रहे हैं कि कैसे उन्होंने टीएमसी को वो दिन दिखा दिया जिसको लेकर लगातार कभी भी उम्मीद टीएमसी नहीं कर रही होगी। और इन 2 बड़ी जीत ने शुभेंदु अधिकारी का कद पार्टी के भीतर और बड़ा कर दिया है। एक मजबूत छवि के साथ एक आक्रामक नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। टीएमसी से जब से वो अलग हुए तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुत्व की एक बड़ी छवि को लेकर भी जनता के बीच में वो पहुंचते थे। जमीनी स्तर के नेता वो माने जाते हैं और लोगों से जो कनेक्ट स्थापित करते हैं वो उनकी छवि को अन्य नेताओं के मुकाबले बिल्कुल अलग प्रदर्शित करती है। और शायद यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि इस रेस में कई और बड़े नाम है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम भी सामने है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का नाम है। शमिक भट्टाचार्य पर्दे के पीछे से ही सही लेकिन रणनीतिकार बड़े माने जाते हैं। नए पुराने
पुराने चेहरों के बीच में जो संतुलन लेकर चलना है, कैसे चला जाए, वो उन्हें बखूबी आता है और एक बड़े रणनीतिक तौर पर भी उनका नाम भी फहरिस्त में आगे चल रहा है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरप्राइज पॉलिटिक्स से एक बार फिर से सबको सरप्राइज करेगी, या पिछले कुछ बड़े ऐलानों को मद्देनजर रखते हुए इस बार भी जो संभावित नाम है उसी पर मुहर लगाएगी? ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है, कुछ ही घंटों का इंतजार है। 3 बजे जब बैठक होगी उसके बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर नासिक टीसीएस केस से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्रपति संभाजीनगर से बड़ी गिरफ्तारी हुई। नासिक टीसीएस केस के बाद निदा खान लगातार फरार चल रही थी और पूरे 25 दिनों बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। निदा खान पर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न में मदद के गंभीर आरोप लगे हैं। नासिक पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी निदा को। निदा ने अग्रिम जमानत की कोशिश भी की थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई और अब आखिरकार निदा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण कि निदा के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। उनके साथ अब पूछताछ की जाएगी और ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे, गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। लगातार वो फरार थी और इन सब के बीच निदा खान ने यहाँ पर याचिका भी दर्ज की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। और अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद, ताबड़तोड़ छानबीन के बाद गिरफ्त में निदा खान आ चुकी हैं। कई गंभीर आरोप लगे हैं, धर्मांतरण का आरोप है, कई महिलाओं के साथ उन्हें किस तरीके से पीड़ित किया गया, ये बड़े आरोप हैं। एक महिला को मलेशिया भेजने तक की पूरी तैयारी थी। गंभीर आरोप लगे हैं कि कैसे वो इस्लामिक पुस्तकें इन महिलाओं में वितरित करती थी, एचआर के रूप में कार्यरत थी और उसके बाद धर्मांतरण का घिनौना खेल यहाँ पर पूरे चला रही थी कंपनी में। कई गंभीर आरोप लगे हैं कि किस तरीके से मोबाइल फोन में भी इस्लामिक एप्लीकेशंस वो डाउनलोड करके देती थी, जिससे कि पूरी तरीके से माइंड वॉश किया जा सके। नासिक पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आखिरकार निदा खान को धर पकड़ा। परिवार के साथ कैसर कॉलोनी में ये रह रही थी, जहां से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नारेगांव फ्लैट पर पुलिस की लगातार नजर भी बनी हुई थी, जो मुख्यतः एक इलाका रहा है। जेएमएफसी जज के सामने आरोपी निदा पेश हुई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्रांजिट रिमांड फिलहाल मिला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले में। पूछताछ के लिए निदा को अब नासिक ले गई है पुलिस और ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण होगी। टीसीएस धर्मांतरण केस में बड़ी खुफिया जानकारी इस पूछताछ से निकलकर सामने आ सकती है। क्या ये धर्मांतरण का घिनौना कारोबार सिर्फ नासिक तक ही सीमित था, या इसके तार अन्य राज्यों या बाहर के कोई और देशों से भी जुड़े हुए थे? कौन लोग इसके साथ नेटवर्क में शामिल हैं और कितने नेटवर्क इस तरीके से सक्रिय हैं देश में? ये तमाम तरीके के बड़े सवाल जो निदा की पूछताछ में इसके जवाब निकलकर सामने आ सकते हैं। क्या निदा से जब पूछताछ होगी तो हर वो राज खुलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर छानबीन जारी थी। फोन की भी जांच की गई है और फोन से भी निदा के कई बड़े सुराग मिले हैं। तो ये तमाम बड़े सबूत हैं जो अब पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। पुलिस ने फिलहाल निदा खान के 2 फोन जब्त किए हैं और 2 अलग अलग फोन का वो इस्तेमाल करती थी। संभवतः एक एचआर की छवि थी और एक पीछे से ऐसा घिनौना खेल वो पूरा रच रही थी अपनी टीम के साथ मिलकर, तो इसीलिए शायद 2 फोन का इस्तेमाल वो करती होगी और दोनों फोनों को जब्त कर लिया गया है। उसमें तमाम जो चैट्स होती हैं, फोन कॉल्स होते हैं, पिछले महीने किस किस को कॉल किए, कहाँ कहाँ वो रही, बहुत बड़ी जानकारियां फोन से निकलकर सामने आ सकती है। छत्रपति संभाजीनगर से फिलहाल निदा खान को अरेस्ट करने को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 4 दिनों से एक फ्लैट में छिपी बैठी थी निदा खान। नासिक पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद उसे धर पकड़ा। तो टीसीएस केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी कामयाबी मिली है। निदा खान गिरफ्तार हो चुकी है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें, निदा खान की गिरफ्तारी। 4 दिन से छत्रपति संभाजीनगर में वो छिपी हुई थी एक फ्लैट में। जैसे ही नासिक पुलिस को जानकारी मिली, कैसर कॉलोनी के फ्लैट में छिपी हुई थी, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें निदा खान की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। साथ ही 2 फोन जिसका इस्तेमाल वो लगातार कर रही थी, उन्हें भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और कई अहम सुराग मिलने की संभावना है इन फोन से। किससे बात करती थी,
कौन कौन महिलाएं थी जो इसके संपर्क में थी, किन महिलाओं को ये विदेश भेजने वाली थी, किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल रचा जा रहा था, कौन कौन से इलाके में नेटवर्क सक्रिय है, तमाम तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां फोन से निकलकर सामने आ सकती है। और साथ ही जब पूछताछ निदा से होगी तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुजाता, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर, अब ये बड़ी गिरफ्तारी पुलिस के लिए आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होगी। फोन भी जब्त कर लिए हैं, क्या कुछ ज्यादा अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए 1 महीने से फरार आरोपी और इस पूरे मामले में 8वीं आरोपी निदा खान को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अब तक इसके पास से कई ऐसे जरूरी सबूत हैं जो पुलिस को बरामद हो सकते हैं, क्योंकि 2 स्मार्टफोन्स निदा खान के घर से पुलिस ने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिनों से निदा खान उसी छत्रपति शिवाजी नगर के उस इलाके के उस घर में रह रही थी अपने परिजनों के साथ, और वो पिछले 1 महीने से भागी फिर रही थी। लेकिन अब जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो 2 स्मार्टफोन काफी अहम साबित होने वाले हैं। साथ ही निदा खान को यदि पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है तो पूछताछ के दरमियान जाहिर सी बात है और भी कई बातें सामने आएंगी। एक जरूरी बात जो नोट करनी जरूरी है कि जब पिछली सुनवाई में, जिस दिन निदा खान के इंटरिम बेल की सुनवाई थी, उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बात स्पष्ट की थी कि निदा खान का रोल इस पूरे मामले में बहुत अहम और बहुत बड़ा है, क्योंकि वो न सिर्फ दफ्तर के भीतर बल्कि उस दफ्तर के बाद लड़कियों को, और जो वहाँ पर कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, उन्हें अपने घर ले जाया करती थी, वहाँ पर जाकर इस्लाम से जुड़ी बातें वो इन लड़कियों को सिखाती थी, बताती थी। यहाँ तक कि उसने एक लड़की के नाम बदलने को लेकर भी जो है काम शुरू कर दिया था। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसकी फिलहाल क्राइम ब्रांच और SIT द्वारा छानबीन की जा रही है। और अब जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि 7 आरोपी के बाद अब 8वीं आरोपी निदा खान भी इस मामले में क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है, वहां पर वो अपनी माँ और भाई के साथ रह रही थी, मौसी के साथ रह रही थी, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से इन्हीं लोगों ने उसको छुपा के रखा था वहां? बिल्कुल, और देखिए निदा खान के पति से भी यदि हम देखें तो पहले कई दफा पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि जब भी उनके परिजन से पूछताछ की गई तो पुलिस को यही बताया गया कि उन्हें नहीं पता कि निदा खान कहाँ गई है या फिर वो कहाँ छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं परिवार द्वारा निदा को बचाव का काम जो है वो चल रहा था। लेकिन अब जब ये पुलिस को बात पता लगी है कि निदा खान वहां पर न सिर्फ अकेले बल्कि अपने परिजन, जिसमें उसके माता पिता, उसके भाई शामिल है, उनके साथ रह रही थी, तो जाहिर सी बात है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और क्योंकि लगातार जब इंटरिम बेल की एप्लीकेशन दर्ज की गई थी कोर्ट में, तो परिवार का बार बार ये कहना था कि और निदा खान अब जो है बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट में ये वो बात कैसे सिद्ध कर पाता है। हालांकि कोर्ट ने क्योंकि बेल देने से भी मना कर दिया था, और अब जब उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो पुलिस द्वारा क्या कुछ दलीलें दी जाती है इसकी कस्टडी लेने के लिए, ये भी देखना अहम होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सुजाता, जब 2 फोन भी जब्त किए गए हैं, उससे कई बड़ी डिटेल्स निकलकर सामने आ सकती है। उन लोगों के नामों का खुलासा हो सकता है जो उनको बचा रहे थे निदा को, जो इस पूरे नेटवर्क में उसके साथ शामिल रहे होंगे। बिल्कुल, और देखिए पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि जब 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसके पहले और उसके दरमियान भी निदा खान लगातार उनके परिजन के साथ संपर्क में थी। उनसे वो लगातार बातचीत कर रही थी कि आखिर कोर्ट में क्या हो रहा है और आरोपियों की हालत फिलहाल क्या है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ना आना, एक और उनसे छुपे रहना, और दूसरी और जो आरोपी हैं 7 आरोपी, उनके परिजन से संपर्क बनाए रखना, तो निदा खान कहीं ना कहीं इसके डर से कि उस पर भी गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है, वो लगातार जो है पुलिस से बची हुई फिर रही थी। लेकिन क्योंकि पुलिस ने उसके लोकेशन को लगातार न सिर्फ नासिक में बल्कि आसपास के कई इलाके जैसे भिवंडी, मालेगांव, संभाजी नगर में भी ट्रैक किया, जिसके बाद अब जाकर वो गिरफ्तार हुई है। तो कहीं ना कहीं उसके पास से जो की गई, जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जैसे लोकेशन की थोड़ी जानकारी मिली, उसके बाद ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी। सुजाता, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तमिलनाडु के पॉलिटिक्स की। तमिलनाडु में सरकार की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। विजय कल दूसरी बार गवर्नर से मिलने पहुंचे थे। 24 घंटे के भीतर यह दूसरी बड़ी मुलाकात थी। टीवी के चीफ ने राज्यपाल के आगे सरकार बनाने के लिए दावेदारी दोहराई। 112 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। 2 हफ्ते का वक्त देने की मांग की है। कहा कि विधानसभा के फ्लोर पर मैं 118 विधायकों का समर्थन दिखा दूंगा। लेकिन राज्यपाल ने खाली हाथ लौटा दिया फिर से। अब राज्यपाल विजय से 4 सवाल उन्होंने पूछे हैं। कौन से वो 4 सवाल हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 112 विधायकों के साथ सरकार कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल राज्यपाल ये पूछ रहे हैं विजय से। साथ ही वो कह रहे हैं कि 112 एमएलए के साथ सरकार स्थिर कैसे रहेगी, कौन कौन सी पार्टियां टीवीके को समर्थन देंगी और बहुमत साबित करने का भरोसा कैसे देंगे। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो उन्होंने पूछे हैं, और ऐसे में इन सवालों के जवाब विजय ये कहते हुए दे रहे हैं, विजय का ये कहना है
कि सरकार बनाने दीजिए और फ्लोर पर हम बहुमत हासिल करेंगे। तो दक्षिण के सुपरस्टार विजय के शपथ ग्रहण में देरी हो रही है। तमिलनाडु में उनकी शपथ में अभी भी पैंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आखिर ये पैंच कैसे निकलेगा, उनके पास क्या क्या विकल्प हैं और कैसे वो अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए सत्ता तक पहुंच सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या इससे इतर भी कोई विकल्प हो सकता है। समझिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण की राजनीति का नया सेनानायक, जिसने समूचे दक्षिण को अपनी महाविजय से चौंका दिया, लेकिन जीत से सत्ता के सोपान तक यानी कुर्सी तक पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, यानी बहुमत का आंकड़ा अभी नहीं है। इसीलिए उनकी शपथ में अभी देरी हो रही है। विजय सरकार कैसे बनाएंगे, इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल से फिर मुलाकात की। 112 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठी में 2 हफ्ते का वक्त देने की मांग की गई है। कहा गया कि विधानसभा के फ्लोर पर वो 118 विधायकों का समर्थन दिखा देंगे, लेकिन राज्यपाल ने उनसे उसके लिए 4 सवाल पूछे। राज्यपाल ने पूछा है कि 112 विधायकों के साथ आखिर सरकार कैसे बनाएंगे, 112 एमएलए के साथ सरकार स्थिर कैसे रहेगी, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो टीवी के को समर्थन देंगी, और बहुमत साबित हो जाएगा ये भरोसा आखिर कैसे कर लें। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विजय के पास अभी बहुमत के आंकड़े नहीं है, पर्याप्त विधायक नहीं है। मौजूदा विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद उनके पास अभी सिर्फ 112 ही नंबर हैं, यानी 6 विधायक अभी और चाहिए। ऐसे में विजय आखिर सरकार कैसे बनाएंगे। अब अगर विजय को सरकार बनानी है तो फिर उसके लिए टीवी को कुछ अन्य पार्टियों के साथ आना पड़ेगा। उसके आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिनमें कांग्रेस के अलावा विजय को सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियों से भी गठजोड़ करना पड़ सकता है। इनके अलावा अगला विकल्प भी है, जिसमें टीवी के अपनी विरोधी एआईडीएमके से भी हाथ अगर मिला ले तो 159 विधायक हो जाएंगे, जिनके जरिए सरकार बन सकती है। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है। इन सब के बीच अभी विजय को सबसे बड़े भरोसे की जरूरत राज्यपाल को देनी है, जो अपने विवेक पर किसी दूसरी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। गोवा विधानसभा 2017 में कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। बीजेपी ने निर्दलियों के साथ मिलकर उस समय सरकार बना ली थी और कांग्रेस देखती रह गई। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल थी, लेकिन सिर्फ 21 सीटों के साथ बीजेपी ने निर्दलियों के साथ मिलकर सत्ता बना ली थी और राज्यपाल ने उनका समर्थन किया था। इसी तरह झारखंड विधानसभा चुनाव 2005 बीजेपी 30 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन राज्यपाल ने जेएमएम के शिबू सोरेन को शपथ दिला दी थी, यानी बीजेपी पीछे रह गई। अब देखते हैं तमिलनाडु की सियासत में विजय गाथा लिखी जाएगी या फिर यहां भी समीकरण कुछ और उभर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आंकड़ों का गणित तो आपने समझ लिया, लेकिन विजय के लिए राज्यपाल के सामने इस गणित को समझा पाना एक बड़ी चुनौती होगी। उस पर नजर बनी रहेगी।